नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए हिस्ट्री के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 से 3 टॉपिक एक साथ खत्म करवा दूंगा, जिसमें मौर्य साम्राज्य को द एंड करने वाले हैं। उसके बाद सातवाहन वंश को भी यहीं पर आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको गुप्त काल का भी यहाँ पर कराने वाला हूँ। 2 से 3 टॉपिक जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके दिए गए हैं और मैं अपने खुद के नोट्स से यह सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यूपी टेट का जो पेपर आपका होता है, आप सभी को पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, खेल और स्वास्थ्य, म्यूजिक, इन सभी से 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। वो सभी आप लोग मेरी ही वीडियो से पक्के कर सकते हो। और जितने भी लोगों को नोट्स चाहिए, नोट्स आप लोग ले सकते हो 60 नंबर की पूरी तैयारी करने के लिए। जो मैं आपको बताऊंगा या वीडियो में जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यही नोट्स आप लोग कंप्लीट 60 नंबर के प्राप्त कर सकते हो। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहां से आएंगे, वो आपके SCERT बुक्स से आएंगे, जो उत्तर प्रदेश में 6 से 8 तक सरकारी विद्यालय में जो किताबें चलती हैं, वहीं से पेपर आपका बनने वाला है। उन्हीं का कंप्लीट नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया। आप लोग ले सकते हो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य को यहां पर आप लोग समझ लो। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया। चंद्रगुप्त की भेंट चाणक्य कौटिल्य से हुई, जिनकी मदद से चंद्रगुप्त ने मगध शासक नंद राजवंश का तख्ता पलट कर दिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व में हुई। और सिकंदर ने आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत पर 326 ईसा पूर्व में किया था। जितना भी बताऊंगा सारे पॉइंट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त ने किसको परास्त कर दिया था 305 ईसा पूर्व में? तब आपका जवाब हो जाएगा यूनानी राजदूत था आपका सेनापति सेल्यूकस। ठीक, उसके बाद फिर इन दोनों ने एक संधि कर ली कि चंद्रगुप्त को हिंदुकुश पर्वत तक के प्रांत के उपहार मिले। टू द पॉइंट चीज यहां पर लिखी गई है। उसके बाद सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत भेजा चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? वो आया था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के आया था भारत में, और यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मैं कई वीडियो में आपको बताया हूं, इंडिका किताब किसकी है? इंडिका किताब है आपके मेगस्थनीज राजदूत की किताब है। इंडिका किताब किस वंश के बारे में बताती है? तो मौर्य शासन के बारे में बताती है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आपका आया था। और उनके दरबार में कौटिल्य बता चुका हूं, चाणक्य जिनको बोलते हैं, उनकी किताब थी अर्थशास्त्र। मौर्य प्रशासन की जानकारी देती हैं। तो 2 किताबें इंपॉर्टेंट हैं मौर्य प्रशासन के लिए, पहली इंडिका, दूसरी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी, इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी। 2 बातें क्लियर आपकी हो गई। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। उसके बाद राजा अशोक, सम्राट अशोक गद्दी पर बैठे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध उड़ीसा में लड़ा। सबसे महत्वपूर्ण अशोक का युद्ध, जो दरअसल एग्जाम में पूछा जाता है, 261 ईसा पूर्व का युद्ध, जिसको किसने लड़ा? अशोक ने लड़ा। खून खराबा देखकर अशोक ने फैसला कर लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ये किसने कहा? ये अशोक ने कहा। कब कहा? 261 ईसा पूर्व के कलिंग के युद्ध के बाद। अशोक ने अपने संदेश प्राकृत भाषा में लिखवाए। प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। धम्म की शिक्षा देने वाले धम्म महामात्र अधिकारियों को भी नियुक्त किया, जो जगह जगह जाकर के लोगों को शिक्षित किया करते थे। अब अभी आपको मैं धम्म को समझाऊंगा, धम्म में क्या प्रावधान था, और इनको लागू या इनको शिक्षा देने वाले लोग महामात्र कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ भी चुका है। धर्म को पाली भाषा में धम्म बोलते हैं।
धर्म को पाली भाषा में क्या बोलते हैं? धम्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, अशोक को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विश्व को शांति दी, अहिंसा संदेश, जन कल्याण की भावना के कारण महान कहा गया है। तो अशोक को महान युद्ध के कारण नहीं कहा जाता। अशोक सम्राट, अशोक महान क्यों है? वो इसलिए महान है क्योंकि विश्व में उन्होंने शांति फैलाई, अहिंसा का पालन किया, है ना, जन कल्याण के लिए उन्होंने कुछ योजनाएं चलाई, इसलिए उनको महान कहा जाता है। और ये आपके बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने धम्म धर्म को अपनाया। ठीक, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री इनकी थी बेटी संघमित्रा, को अपने संदेश प्रचार करने के लिए श्रीलंका में भेजा। अशोक ने बौद्ध स्तूपों, बौद्ध विहारों का भी निर्माण कराया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अशोक वाला चैप्टर या मौर्य साम्राज्य का जितना कंटेंट था उतना मैंने आपको बता दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग, SSCERT बुक के अकॉर्डिंग। जितने भी मित्रों को ये नोट्स चाहिए, यूपी टेट के SST के 60 नंबर के पूरे नोट्स चाहिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, खेल, स्वास्थ्य, सब कुछ आपको मिलेगा। 299 रुपये नोट्स का प्राइस आपका रखा गया, जो कि मिनिमम प्राइस है ना। अगर आप लोग वाकई में मेहनती हो, संघर्षशील हो, लेना चाहते हो, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इस वाले प्राइस में भी आपका थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, लेकिन आप एक बार मैसेज तो करो या कॉल तो करो तो आपको मिल जाएगा। यूपी टेट के साथ जिन लोगों को सीटेट का भी देना है, सीटेट का भी आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ 399 में। दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे, मात्र 399 रुपये में दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब जितना मैंने आपको बताया है ना, ये तो मैंने SSCERT के अकॉर्डिंग आपको बता दिया यूपी टेट स्पेशल के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके छूट गए, यानी कि किताब में आपके दिए ही नहीं गए हैं, इसलिए मैंने ऐड भी यहाँ पर नहीं किए, क्योंकि पेपर इतने ही पॉइंट से बनना है, इसलिए मैंने अलग आपकी जानकारी यहाँ पर ऐड नहीं की। लेकिन आपकी गहराई को बढ़ाने के लिए, आपकी थोड़ी समझ और हो जाए, ताकि बुनियादी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं अलग से कुछ पॉइंट इसमें लिंक कर देता हूँ NCERT से। सम्राट अशोक को दरअसल अभी हम समझाए आपको, तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में व ब्राह्मी लिपि में थे। उसके बाद मैं बताऊं आपको, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम का विद्वान उनके दरबार में रहा करता था, जिनकी सहायता से इन्होंने अपने वंश की स्थापना की। और चाणक्य की किताब मैं बता चुका हूँ, अर्थशास्त्र किताब है। अब अर्थशास्त्र की कुछ फेमस बातें हैं। अर्थशास्त्र में लिखा है, चाणक्य की किताब में लिखा है कि उत्तर पश्चिम जो भारत है वो कंबल के लिए फेमस था, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए भी फेमस था। उसके बाद कलिंग का युद्ध मैं आपको बता चुका हूँ, 261 ईसा पूर्व में आपका यह युद्ध लड़ा गया था, है ना, जिसको देखकर युद्ध से घृणा हो गई अशोक को। अशोक ने निर्णय ले लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला था अशोक का धम्म क्या है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, है ना, और ये बुद्ध के उपदेश से प्रेरित है आपका धम्म। धम्म महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। मैं आपको बताया हूँ, धम्म महामत नाम के अधिकारी नियुक्त किए गए, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा दिया करते थे। अशोक ने धम्म के संदेश शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवाए। और अशोक ने धम्म प्रचार करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में भी अपने दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अभी मैं पॉइंट बता चुका हूँ। कुछ पॉइंट NCERT और SSCERT के सिमिलर रहते हैं, है ना, और बाकी थोड़ा सा अलग रहता है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। किसने? आपके अशोक ने। एक उत्कृष्ट पोलिस पत्थर बिहार के रामपुरवा में मिला है, जो मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। मेगास्थनीज को मैं बता चुका हूँ, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है मित्र? इंडिका इनकी किताब का नाम हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है भाई? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकतर अभिलेख है। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए, उस पुस्तक को अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं।
अब अर्थशास्त्र के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा था, अभी कंटेंट बताया, उससे जुड़े क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में, यूपी टेट में भी पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किस लिए फेमस था? उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, और सोना बहुमूल्य पत्थर आपका ये दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत आपका सोना और बहुमूल्य पत्थर के लिए। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है वर्तमान में, ठीक है ना। उसके बाद धम्म को भी मैं समझाया, उससे जुड़े क्वेश्चन देख लो ताकि पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अशोक के धम्म के बारे में, इसमें किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं थी, करेक्ट हो जाएगा। बलि कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं थी, करेक्ट हो जाएगा। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेश से प्रेरित थे, करेक्ट हो जाएगा। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्त किया, नहीं। मैंने क्या बताया? धम्म महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया। ये डी गलत है। अब जहां पर डी गलत है तो गलत कर दो, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा कर्मकांड शामिल है, बिल्कुल भी शामिल नहीं, पहला गलत है। अशोक ने धम्म महामत नाम के अधिकारी नियुक्त किए जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा दिया करते थे, करेक्ट बात हो जाएगी। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अशोक ने अपने अभिलेख में सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी के काम के नहीं है, करेक्ट है ना। कभी कभी जो लोग विभिन्न धर्म का अनुसरण करते थे, कभी कभी विवाद पशु बलि तक भी पहुंच जाता था, इसलिए कर्मकांड कोई आवश्यकता नहीं, अशोक ने कह दिया। चौथा करेक्ट आपका विकल्प यहां पर हो जाएगा। जो अभी मैं बताया हूं कि रामपुरवा बिहार में एक जगह है जहां पर उत्कृष्ट पोलिश वाला पत्थर मिला है, जिसमें सांड का चित्र मिला है, वो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो ये मौर्य काल का है, कब का है? मौर्य काल का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एक और देख लो, अशोक के शिलालेख देश के भीतर बाहर कई जगहों पर मिले हैं, कौन सा है बताओ? दूसरा, जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंपक, यहाँ से अशोक के आपके अभिलेख शिलालेख मिले हैं। यहाँ पर आपका टॉपिक एक कंप्लीट हो चुका है, मौर्य साम्राज्य। जितने भी मित्रों को नोट्स चाहिए, हकीकत में तैयारी करना चाहते हो तो ले लेना, कुछ सोचना समझना ज़्यादा नहीं, क्योंकि कंटेंट आपके सामने है, सारा चीज़ मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा और आपका रिवीजन इन्हीं नोट्स की सहायता से हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा सातवाहन वंश, 203 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व, है ना। इसकी तिथि अलग अलग भी रहती है, तिथि आपके पेपर में नहीं आएगी। कुछ मुख्य व्यक्ति हैं जिनको मैंने हाईलाइट इस प्रकार से किया है ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। टू द पॉइंट चीज़ें मैंने हाईलाइट आपके लिए कर दी हैं। तो सातवाहन वंश को यहाँ पर सबसे पहले समझने का प्रयास करता हूँ। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। संस्थापक कौन है सातवाहन वंश का? सिमुक। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। अब पेपर में कल को पूछ ले कि ऐसा कौन सा वंश था जो वैदिक धर्म के अनुयायियों से चलता था, तो ये है आपका सातवाहन। बौद्ध भिक्षुओं को भूमि तथा ग्राम दान में दिए। तो सातवाहन वंश के जो राजा थे उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान में दी, गांव दान में दिए, ग्राम दान में दिए। उसके बाद इसी समय क्या हुआ मित्र? इसी समय पत्थर की चट्टान काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण हुआ, है ना। पत्थर को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण किसके काल में हुआ? तो सातवाहन वंश के कार्यकाल में हुआ। कार्ले का चैत्य मंडप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है यूपी टेट में। कार्ले का चैत्य मंडप किस शासन काल का है? तो सातवाहन शासन काल का है। उसके बाद हिंद यूनानी शासक, प्रसिद्ध शासक मिनांडर हुआ, वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी पंजाब में साकल थी। पंजाब में एक जगह है साकल, वहाँ पर थी हिंद यूनानी शासक मिनांडर या मिलिंद। उसके बाद शक शासक आपका रुद्रदामन सबसे विख्यात था। तो शक शासक सबसे विख्यात कौन था? रुद्रदामन था। शक के बाद पल्लव ईरान से भारत आए, पल्लवों के बाद कुषाण आए। अब कुषाणों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। कुषाण, कनिष्क सर्वाधिक विख्यात शासक था कुषाण शासकों में। वह इतिहास में दो कारणों से फेमस है। अब दो कारण से फेमस है आपका कनिष्क। पहला कारण क्या है? 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया। दूसरा कारण है कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा भी आयोजित की। अब पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि चौथी बौद्ध महासभा किसने आयोजित की? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में, बौद्ध धर्म की। तो उत्तर आपका होगा कनिष्क, ठीक। उसके बाद रेशम मार्ग को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में दिया गया है।
कुषाणों ने चीन के मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि भी हुई। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, हिंद यूनानियों के संपर्क से खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम पुकारते हैं। रवि, सोम, मंगल, शनि, ये हमने यूनानियों से सीखा। अब देखो, जो आप लोग रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार बोलते हो ना, ये कहाँ से हम लोगों ने सीखा? तो ये हम लोगों ने सीखा यूनानियों से। ये हमने सीखा यूनानियों से, हम लोगों ने सीखा यूनानी लोगों से। ज्योतिष भी है ना, सप्ताह के हर दिन सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रहों के नाम पुकारते, तो यूनानी लोगों से हमने सीखा है। अब कनिष्क के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैद्य हुए जिनका नाम है चरक। तो वैद्य का नाम क्या मैंने बताया आपको? चरक बताया। बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में आ भी चुका है ना। और कनिष्क के समय में चरक वैद्य हुए। इनकी किताब का नाम क्या है भाई? चरक संहिता इनकी किताब का नाम हो जाएगा, जिसमें 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। ये निर्देशित देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो पेपर में पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी किताब है जिसमें लिखा है कि डॉक्टर को अपने मरीजों के साथ विश्वासघात, धोखा, आत्मघात नहीं करना चाहिए। तो चरक महोदय ने लिखा, चरक वैद्य ने लिखा, महान वैद्य हुए, है ना। चरक संहिता इनकी किताब हुआ करती थी। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है ना। जितने हाईलाइट पॉइंट है वहाँ से क्वेश्चन आ भी चुके हैं, ये भी ख्याल कर लेना। क्वेश्चन क्या मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा दूं, लेकिन जब मैं की पॉइंट ही आपको बता देता हूँ तो क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं रहता है। जहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्वेश्चन आया है तो आया है, इस हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन वाली भी वीडियो कराई हैं, उनका भी लिंक डाल दूंगा, है ना। या प्ले लिस्ट मैंने बना दी है यूपी टेट के नाम से, वहाँ पर देख लेना PYQ की वीडियो, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार थे। मथुरा और गांधार कुषाण काल की कला के प्रमुख केंद्र थे। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर, गांधार में आपकी स्लेटी पत्थर मूर्तियां गढ़ी जाती थी। दो क्वेश्चन बन सकता है, मथुरा में लाल बलुआ पत्थर और गांधार में क्या था? स्लेटी पत्थर था, ठीक है ना। इनकी मूर्तियां गढ़ी जाती थी। पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद राजा में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई कि राजा देवता के समान होता है, उसमें देवत्व होता है। तो ये भावना कहाँ से विकसित हुई? तो शकों से और कुषाणों से यह विकसित हुई है आपकी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की देन कुषाणों की देन है। तो पूछ सकता है शुरुआती देन किसकी है, किन वंशों की है? तो कुषाणों की देन आपकी हो जाएगी महाराज धीराज की उपाधि की अवधारणा। चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी। चीन ने क्योंकि बौद्ध धर्म को भारत में उखाड़ फेंका, लोगों ने विरोध किया, तो भारत में ना रह करके इसका आपका ये फैलता गया। चीन, पूरे एशिया में बौद्ध धर्म फैलता गया। आगे यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों ने उच्च कोटि की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। यहाँ पर ये बड़े ही कंफ्यूजन वाले पॉइंट हैं। जैसे पूछा जाए कि आपसे सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों ने सिक्के सोने के जारी किए, उसके बाद उच्च कोटि की स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो कुषाणों ने जारी की। उसके बाद कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बंट गया था। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ हीनयान का मतलब क्या होता है मित्र। इसका मतलब होता है खुद व्यक्ति अकेला ज्ञान को प्राप्त कर ले, लेकिन दूसरे लोगों को ना बता पाए कि हमने कैसे प्राप्त किया या आपको क्या करना है। तो वो हीनयान मतलब कि हीन भावना कह लो, या हीनयान खुद का कर लिया। महायान का मतलब एक बड़ी नाव, जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, इन्होंने खुद को तो पाया और लोगों को जनाने का भी काम किया। तो ऐसे लोग महायान थे। हीनयान जो स्वयं में जान ले, बात खत्म, और महायान जो खुद जान ले दूसरों को भी जनाए, वो महायान। और कनिष्क जो था वो महायान का संरक्षक था। महायान मतलब कि ऐसा सद्गुरु जैसे भगवान बुद्ध हुए, है ना, तो या
महावीर स्वामी हुए और बहुत सारे हुए। जैसे अगर मैं सदगुरुओं की बात करूं या महायान व्यक्ति की बात करूं, गोरख, कबीर, नानक, दादू और रैदास भी आपके आते हैं, तमाम आते हैं। लिस्ट आपकी खुल जाएगी अगर इस पे बात करूं, लेकिन वो फालतू की बात है, एग्जाम से रिलेटेड ही नहीं है। लेकिन कनिष्क महायान का संरक्षक था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपका दिया गया है किताब में। उसके बाद बौद्ध संगीतियाँ आपकी 4 हुई। पहली 483 ईसा पूर्व में राजगृह बिहार में महाकाश्यप के टाइम में राजा अजात शत्रु था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में सावाकामी था अध्यक्ष कालाशोक के टाइम में। तीसरी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र था उस टाइम अध्यक्ष अशोक के टाइम। अशोक वाला पूछा जाता है तो तीसरी है पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र। और चौथी आपकी कनिष्क के टाइम में वसुमित्र अध्यक्ष कुंडलवन कश्मीर में हुआ था 72 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं 72 ईस्वी में हुआ था, 72 एडी। और कनिष्क के टाइम में ही महायान हीनयान आपका आ चुका था और कनिष्क आपके महायान का संरक्षक था। तो ये भी टॉपिक यहाँ पर कर देता हूँ द एंड।